This video we'll be talking about organizational culture जो कि यूनिट 3 में है. तो let's start because we have already completed unit 1 and unit 4 on our channel. So if you want those videos as well, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं. OB की organizational behavior की playlist में आपको complete leadership and nature of OB मिल जाएगा. So let's start. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है. जब हम एक कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ क्या एक अलग अपने वैल्यूज होती हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं. तो वो कैसे बनती है सब, क्योंकि इतने सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके अलग नॉर्म्स हैं, सबके अलग बिलीव्स हैं. तो उनसे क्या होता है, वो सब मिलके एक वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. तो जहाँ पे इतने अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज एक साथ हैं तो उससे क्या है, एक कल्चर डेवलप होता है, क्योंकि उन सबकी एक शेयर्ड मीनिंग है. ठीक है. और वो जो मेंबर्स हैं ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो ही उन्हीं की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं हर जगह और सबकी पर्सनैलिटी अलग है. तो उन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाती है. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. राइट. आई होप अब ज़्यादा क्लियर हो. सो या, ओहो, एक सेकेंड. नाउ वी हैव 7 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसके 7 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला होता है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग. इसका मतलब होता है कि किस डिग्री तक आप यहाँ पे आ जाओ, आप एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे रहे हो कि वो इनोवेटिव हो सके, रिस्क टेकर हो सके, क्रिएटिव हो सके. राइट. फिर आता है अटेंशन टू डिटेल्स. क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रही है जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कि वो हर एक माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दें. राइट. तो यहाँ पे वही है कि अ डिग्री टू विच द एम्प्लॉयज पेज प्रिसीजन, एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल. एकदम बारीकी से डिटेल्स को देख रही हैं आप, उनको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड भी कर रहे हो या नहीं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है. और किस तरीके की दे रहे हो वो भी डिपेंड करता है. तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट होती है. नाउ थर्ड पॉइंट होता है आउटकम ओरिएंटेशन. अब व्हाट इज आउटकम ओरिएंटेशन? आउटकम ओरिएंटेशन is refers to a degree to which management sees outcome. तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, आउटकम देख रही है और रिजल्ट देख रही है, ना कि वो ये देख रही है कि किस प्रोसेस और किस टेक्निक से ये आपके रिजल्ट आए हैं. तो यहाँ पे कहीं कहीं आउटकम ओरिएंटेड भी होते हैं, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ. राइट. हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखने के लिए कि आप सिर्फ आउटकम देख रहे हो, जो प्रोडक्शन हुई है सिर्फ उसको देख रहे हो, या जो रिजल्ट आया सिर्फ उसको देख रहे हो, या फिर आप उसके पीछे की जो प्रोसेसेस, टेक्निक्स, हार्डवर्क है उसको भी देख रहे हो. Now we have people orientation. What is people orientation? The degree to which management takes consideration about the outcomes on people within the organization. तो जो मैनेजमेंट है जनरली दे आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या वो जो लोग हैं उनको कंसिडरेट होकर मतलब चीज़ें देख रही है या रूल्स बना रही है या नहीं, कि मतलब अगर किसी भी चीज़ का जो आउटकम है, सपोज आपने कोई न्यू लॉ लाया, ठीक है, अपने कोई आप न्यू लॉ लाए हो, तो उसका जो आउटकम होगा वो पीपल पे कैसे पड़ेगा उस चीज़ को लेकर आप कंसिडरेट हो या नहीं. सपोज आपने वर्क टाइमिंग्स बढ़ा दिए, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसिडर ही ना करके, तो वो चीज़ यहाँ पे वो देखी जाती है कि जो लोग हैं उनको कंसिडर किया भी जा रहा है या फिर उनको सिर्फ एज ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है. टीम ओरिएंटेशन में आप वही यहाँ पे एम्फेसाइज करते हो कि क्या जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, टीम स्पिरिट है या नहीं है, या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है. तो यहाँ पे वर्क एक्टिविटीज़ अराउंड द टीम रैदर देन इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे वर्क एक्टिविटी मतलब कोई कल्चर जो है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर टीम ओरिएंटेशन वाला तो नहीं है कि मतलब जहाँ पे टीम्स में काम करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, डिपार्टमेंट्स में काम करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है देन इंडिविजुअलिस्टिक. ठीक है, कलेक्टिविज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है. किसी में एग्रेसिवनेस होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो एम्प्लॉयज़ ना एग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं. राइट. कि मतलब थोड़े पैशनेट होते हैं अबाउट देयर वर्क एंड रादर देन ईजी गोइंग, यानी एकदम फ्लो स्टेट में. ठीक है, तो वो एग्रेसिवनेस वहाँ से आ गई. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हुआ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. फिर होता है स्टेबिलिटी. अब व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज द डिग्री टू विच मैनेजमेंट टेक्स अकाउंट ऑफ स्टेटस क्यू इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ. अब इसमें क्या होता है कि
कि यहाँ पे स्टेबल रहे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल रह रही है, कि मतलब ना ज़्यादा लो जा रही है ना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, स्टेबल जा रही है। कुछ कुछ होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड कि उन्हें ग्रोथ ही चाहिए, ग्रोथ के टुवर्ड्स ही वर्क करते हैं, तो स्टेबिलिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नाउ अदर रिसर्चर्स हैव conceptualized द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनटू 4 कैटेगरीज। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है कोलैबोरेटिव एंड कोहेसिव क्लैन, ठीक है। दूसरा है अडेप्टेबल एंड इनोवेटिव एडवोकेसी, ठीक है। फिर आती है कंसिस्टेंट हायरार्की, फिर आती है कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर फोकस्ड मार्केट, ठीक है। ये क्या है, 4 कैटेगरीज हैं जो रिसर्चर्स ने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जिसमें बांटा है। कोलैबोरेटिव है ना, जहाँ पे टीम स्पिरिट को देखा जाता है, टीम में वर्क कर रहे हैं, टीम ओरिएंटेशन है, इनोवेटिव आइडियाज है या नहीं है, अडेप्टेबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, इस तरह से, है ना। यहाँ पे कंसिस्टेंट एक वो होती है ना हायरार्की बेस्ड, मतलब आप कंसिडरेशन देख रहे हो और ऊपर से देख रहे हो ना कि आइडियाज कहाँ से फ्लो हो रहे हैं, और पावर पॉलिटिक्स कैसी है, पावर डायनामिक्स कैसे हैं। कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर फोकस्ड मार्केट की मतलब यहाँ पे कंज्यूमर फोकस से अगेन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, रिजल्ट वाला, कि आप रिजल्ट फोकस्ड हो या नहीं हो, कंज्यूमर को गॉड माना जा रहा है, या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कैसा है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है सीज हाउ इट्स मेंबर्स परसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है कि उसके जो मेंबर्स उसको कैसे कंसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हाउ दे आर परसीविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज एक्चुअली सब्जेक्टिव, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, तो उसको उस तरीके से वो परसीव करेंगे, नॉट वेदर दे लाइक देम, ठीक है। मतलब अब वो इसको पसंद करें या ना करें। तो यहाँ वही है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ना आप कैसे परसीव कर रहे हो वो है, तो आप परसीव क्या कर रहे हो उससे आप डिस्क्राइब करोगे, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टर्म। क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। वेयर एज जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जहाँ वो इवैल्यूएटिव होती है, वहाँ पे इवैल्यूएट करते हो, प्रोज कौन सब कुछ आप देखते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कैसे परसीव कर रहे हो वो होता है जॉब कल्चर, ना कि नॉट वेदर दे लाइक देम, मतलब जॉब कल्चर को वो पसंद कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो नहीं देखा जाता। यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि कल्चर कैसा है। ये नहीं है कि अब जॉब कल्चर मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो मुझे पसंद है या नहीं है, ठीक है। ये उस पे बेस्ड नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। ये इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो कि अच्छा या बुरा है, मुझे पसंद है या नहीं है। तो जॉब इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटिव होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, कि आप कैसे परसीव कर रहे हो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शेयर्स द कॉमन परसेप्शन दैट इट्स मेंबर्स होल्ड। तो सबके अंदर एक कॉमन परसेप्शन होता है, ठीक है। अब 2 तरीके के कल्चर होते हैं, डोमिनेंट कल्चर, सब कल्चर। अब इसमें क्या है, डोमिनेंट कल्चर वो वाला होता है, देखो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 500 लोग हैं, जो 300 लोग हैं ना उनमें से दे एक्चुअली बिलीव इन अ कॉमन कोर वैल्यू। मतलब सबके सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आउट ऑफ दोस 500 पीपल 300 पीपल बिलीव दैट ये हमारी कोर वैल्यू, एंड सब लोग वो सेम कोर वैल्यू शेयर कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे क्योंकि मेजोरिटी वो थिंक कर रही है, या 300 से ज़्यादा ही, तो जहाँ पे मेजोरिटी वो कर रही है ना वो कोर वैल्यू को, तो उससे क्या होता है, वो एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी बना देती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज लोगों से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो वो जो लोग हैं उनकी अगर मेजोरिटी वो उनकी थिंकिंग वैसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी वो पर्सनालिटी बन जाती है। तो वही डोमिनेंट कल्चर इज द कोर वैल्यू दैट मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स होल्ड एंड यूजुअली फॉर्म्स द डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये समझ आया हो। नाउ व्हाट इज सब कल्चर। अब सब कल्चर, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। जब वो वैसे आगे आएगा तो मैं आपको उसी से ऐसा करती हूँ उससे लिंक करके पढ़ा दूंगी। तो अभी हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं सब कल्चर्स पे। तो जो सब कल्चर्स है ना वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बनते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा वर्क फोर्स होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, अब देखो जैसे इसी एग्जाम्पल से अगेन समझते हैं, 500 लोग की कंपनी थी, 300 लोग एक पर्टिकुलर कोर वैल्यू को मानते थे, बाकी 200 लोग होंगे, उनमें से कुछ परसेंट ऑफ लोग ऐसे होंगे जो उसके बिल्कुल एक्सट्रीम मानते होंगे, ठीक है।
कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो मिक्स्ड मानते होंगे, कुछ परसेंट ऐसे लोग होंगे जो मानते होंगे कि भाई वो तो सही है, ठीक है, ये जो कोर वैल्यू है, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, बट इसके कुछ लिमिटेशन और इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं। तो इससे क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब कल्चर्स भी बन गए, बिकॉज उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो कोर वैल्यूज थी वो सिमिलर थी, दे हैड अ शेयर्ड, they shared a common core value, or their perspective somewhere matches, या जिसे कहते हैं ना वाइब चेक, तो उनकी वहां पे वाइब मैच हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, अब कुछ लोग, जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी वाली है, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको प्रॉब्लम दिखी होगी जो मैंने बताया, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, और ये सब चीज़ें इसलिए भी हो सकती है मे बी उनके, क्योंकि हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो जो इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग हैं उसी हिसाब से उनकी परसेप्शन भी होती है, तो वो चीज़ों को परसीव भी उसी तरीके से करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसमें वही है कि डेवलप इन, ये जो सब कल्चर्स है वो टेंड टू डेवलप इन large organizations to reflect common problems members face in the same department or location। तो एक ही डिपार्टमेंट और लोकेशन में जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, if organizations imposed by numerous subculture, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स हैं, then the organization culture is an independent variable would be less powerful। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो कल्चर होगा वो थोड़ा लेस पावर, बिकॉज एक कोई स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यू नहीं आ रही ना, 500 में से 100 का एक फीलिंग है, 100 की एक है, 100 की एक है, 100 की एक है, अलग अलग है, तो मतलब कोई मेजोरिटी नहीं आ रही है ना। तो जब ज्यादा सब कल्चर्स होते हैं देन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो कम पावरफुल होगा। नाउ अब पावर की बात आ रही है तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इफ एम्प्लॉयज हैव सेम ओपिनियन, अगर उनके सेम ओपिनियन है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के गोल मिशन, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। अगर सबके सेम ओपिनियन है तो मतलब मेजोरिटी अगेन, तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गए सबके, मतलब सेम ओपिनियन है, मेजोरिटी है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कल्चर हो गया। इन द ओपिनियंस वेरी, इफ द ओपिनियंस वेरी वाइडली, वीक कल्चर। अगर ओपिनियन सबके बहुत शैटर्ड है, इधर उधर है, वेरी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, देन वीक कल्चर। In a strong culture, core values are intensively held and widely shared। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग कल्चर्स होते हैं उसके अंदर जो कोर वैल्यूज होती है ना, उसको वो बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, दे वेरी पैशनेट अबाउट एंड वेरी कमिटेड अबाउट व्हाट दे एक्चुअली फील, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी उनके ओपिनियंस हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंसली उनको होल्ड करते हैं कि दिस इज़ द ओनली वे, या किसी भी चीज़ का जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, एंड वो बहुत वाइडली शेयर्ड होता है, वाइडली शेयर्ड अगेन, मेजोरिटी जितने भी लोग हैं वो सब उसी को बिलीव कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्गर द कल्चर, द ग्रेटर द कमिटमेंट, द वाइडर इट्स इन्फ्लुएंस टू एम्प्लॉयज। मतलब जब स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, ठीक है, और उनका जो कमिटमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ पे होता है। अब ये क्यों होता है, देखो, अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इंक्रीज द नाउ, जो 300 का क्राइटेरिया था उसको 400 समझ लो, 400 लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली हेल्प करते हैं। सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी का सोच लो, एक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डजेंट एक्चुअली वर्क लाइक दिस, ये जो मैं बताने वाली हूँ। तो जो सपोज एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 500 लोग काम करते हैं, 400 लोग जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एंड दे एक्चुअली दे हैव दैट फैक्ट्स एज वेल कि व्हाई दे एक्चुअली सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ए। लेट्स नेम दैट पॉलिटिकल पार्टी एज ए। तो ए पॉलिटिकल पार्टी को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके जो ओपिनियंस है वो बहुत वाइड बहुत इंटेंसली हेल्ड है, सब लोग वाइडली शेयर्ड है, बिकॉज वो सब लोग उसको मानते हैं। तो क्या है, और उनकी कमिटमेंट है, बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स दैट पॉलिटिकल पार्टी, एंड उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको यू नो एक तरह से उसकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस बाकी जो 100 लोग हैं जो दूसरे उसको कर रहे होते हैं पसंद, उनके पास मे बी वो हो,
लेकिन वो इतने कमिटेड नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं वो लोग इतने कमिटेड हैं, और वो लोग क्योंकि इतने सारे लोग हैं और वो एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं और फैक्ट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है, बीट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, बीट बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट दैट दे हैव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे कि दे हैव द पावर, दे हैव द मेजोरिटी, एंड दे आर मेकिंग, दे आर एक्चुअली मेकिंग सेंस विद फैक्ट्स। तो और ये सब अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, तो वो उस तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है। अगर कम लोग बोलते हैं तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिकॉज द इंटेंसिटी एंड शेयर्डनेस वैल्यूज इंडिकेट्स हाई बिहेवियरल सेंट्रल बिहेवियरल कंट्रोल। तो बिहेवियरल कंट्रोल हो जाता है, इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया ना, वहाँ पे शेयर्डनेस ऑफ वैल्यूज ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग कल्चर शुड ऑल्सो रिड्यूस एम्प्लॉय turnover because it demonstrate high agreement that the organization represents। मतलब वही स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो वहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, बिकॉज सब लोग सेम चीज़ें बिलीव कर रहे हैं, हाई एग्रीमेंट है, हर कोई यू नो ज़्यादा एक चीज़ को, सबकी थिंकिंग एक जैसी। अगर मैं कहीं वर्क नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं इसलिए वहाँ पे वर्क करना नहीं चाहती, बट यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ इतना रिलेट कर पा रहे हैं बिकॉज सबके सेम थॉट्स हैं, सेम लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो वो नहीं करते, तो वहाँ पे कम टर्नओवर होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, अब यहाँ पे इट रिप्रेजेंट कोहेसिवनेस, लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल अग्रीमेंट। तो उससे कोहेसिवनेस बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, बिकॉज दे विल अग्री ना, क्योंकि उनकी सेम थिंकिंग है। फॉर्मलाइजेशन क्रिएट्स प्रिडिक्टेबिलिटी। अब एक जैसी थिंकिंग है तो सब प्रिडिक्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है ना, कि भाई ये अगर सपोज इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी तक, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर ये इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं मेजोरिटी, तो पता है इलेक्शन आएगा तो उसी को वोट करेंगे, प्रिडिक्टेबिलिटी है ना। तो वही ओरलीनेस एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी है क्योंकि हमेशा से वो कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट स्कोर आ रहे हैं ना, सब लोग वही कर रहे हैं। 500 में से अगर लोगों ने इलेक्शन किया, सपोज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग हुई किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो तुम्हें पता है ना कि 400 लोग तो हमेशा से उसके फेवर में थे। अब वो हर बार जब भी वोट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो आएगी ना, 400 के 400 को कर रहे हैं, बाकी 100 के अलग है, 200 दूसरों को कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है। स्ट्रॉन्ग कल्चर अचीव फॉर्मलाइजेशन विदाउट द नीड ऑफ द फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेशन। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर में क्या होता है, फॉर्मलाइजेशन वैसे ही हो जाती है, वहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अब क्या ही, अगर वो बोल रहे हैं सपोज कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसमें कुछ किसी चीज़ में चेंज ला रहे हैं, सबकी फीलिंग ऑलरेडी उस चीज़ को लेकर है, तो वो क्या रिटर्न लाए, सबको पता है अभी तक तो वो चल ही रहा था ना, तो क्यों खामखा पेज टाइम एनर्जी वेस्ट करें। A strong culture, the management is less concerned with establishing the formal rules. Strong culture में क्या होता है, वो less concern होता है कि formal rules बनाए and regulation to guide employees behavior, because सबकी thinking एक जैसी है, वो क्यों ही guide करेंगे, सब लोग मानते हैं कि हमें lazy नहीं रखना, हम लोग बहुत we have to work hard, तो why will they actually go and rules बनाए कि भैया आप लोग ना ज़्यादा काम करो या फिर लेजी मत रहो, क्यों कराएंगे खामखा, उन्हें पता है कि सबकी थिंकिंग ऑलरेडी वैसी है और अभी अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट हैज बाउंड्री डिफाइनिंग रोल, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंट है, तो क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी थिंकिंग, उनकी वैल्यूज, उनके बिलीव्स अलग होते हैं, तो बाउंड्री डिफाइनिंग रोल है। दूसरा, इट हेल्प्स टू गिव द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये हेल्प करता है जिससे सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, किसको, टू द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। अब जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल दिया था, तो उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मिल रही है ना, दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, है ना, एक उस कल्चर का पार्ट है, तो उससे क्या हो रहा है, उनको एक आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल रही है, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिटी बट एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि we are associated with particular group. Now, it acts as a commitment to something larger than individual self interest. अब पॉलिटिकल पार्टी से उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, मतलब उसका कुछ काम नहीं है उससे, बट स्टिल कमिटमेंट है जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने घर, अपने बच्चे, अपने फैमिली से बड़ा कुछ आप किसी और चीज़ की तरफ टूवर्ड्स कमिटमेंट दे रहे हो, तो वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी टू सोशल सिस्टम, स्टेबिलिटी आती है, climate is social is a social give that holds, तो यहाँ पे वही बताया कि जो एक ये होती है ना हमारी कल्चर,
जो होता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों क्लाइमेट लिख दिया है, इसको हटा देना। दिस कल्चर, कल्चर जो है ये एक सोशल ग्लू होती है जो होल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर एंड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर द एम्प्लॉयज। तो जो कल्चर होता है ना वो एक तरह से सोशल ग्लू है, बिकॉज हमारे कल्चर समवेयर बाइंड्स अस टुगेदर, है ना, हम सबकी थिंकिंग हमारे सबकी मैच करती है। तो वो क्या है, वो एक सोशल ग्लू है जो होल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड फॉर द एम्प्लॉयज। एक पर्टिकुलर नॉर्म सेट करती है कि if you are in a society you have to behave in a certain manner, that what is that particular certain standard is actually fixed by our societal norms, right? सोसाइटी उसको बताती है कि पर्टिकुलर एक अच्छा इंसान क्या होता है, उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स है, अगर आप उस स्टैंडर्ड पे खड़े उतर रहे हो देन आप एक अच्छे इंसान हो। तो वैसे ही आपको क्या देती है, प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर द एम्प्लॉयज कि आपको ऐसा रहना है, ऐसा वर्क करना है। It is a sense-making control mechanism which provides a guidance and shapes employees' attitude. Guidance देती है, shape करती है employee के attitude को। culture जो है define करता है rules of the game, कि कैसे आप rules, मतलब basically कि वो भी ये उसमें होता है। नाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फिट, अगर हम देखें कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा फिट है वो भी बता देता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में मेजोरिटी बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उनका एक बिलीफ है, और अगर आपका बिलीफ कुछ अलग है तो मे बी आप वहाँ के लिए गुड फिट ना हो, लेकिन अगर आपका वही है तो आप एक गुड फिट हो, बिकॉज बहुत लाइक माइंडेडनेस होती है। whether the individual attitude and behavior is compatible with the organization culture, compatible है या नहीं, strongly influence the job offer, promotion and raise, वो ये सारी चीज़ influence होती है इस compatibility पे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, कल्चर क्रिएट्स क्लाइमेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइमेट की बात कर रखी थी, लाइक क्लाइमेट जो है एक सोशल ग्लो है। अब व्हाट इज दिस क्लाइमेट? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इनमें क्या डिफरेंस है? नाउ विल लुक इनटू दैट। ठीक है, organizational climate refers to the shared perception, अब यहाँ पे भी shared perception है, the employees have about the organization and work environment। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में उनका परसेप्शन किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क एनवायरनमेंट के बारे में है। ठीक है, अब अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका शेयर्ड मीनिंग, जो मीनिंग है दैट डिस्टिंग्विश, यहाँ पे मीनिंग, शेयर्ड मीनिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, नॉट ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो किसी भी, जैसे मैंने बताया ना, एक पॉलिसी, एक बिलीफ, किसी भी वैल्यू को हो सकता है, कोई मीनिंग जो वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में वो जो एम्प्लॉयज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को, और वर्क एनवायरनमेंट इस एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसको लेकर क्या परसेप्शन है, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अ मेटा एनालिसिस शोड दैट साइकोलॉजिकल क्लाइमेट हैव बीन लिंक्ड टू एम्प्लॉयज लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हमारा साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, मतलब हमारा, हम कैसे सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, वो भी एम्प्लॉय के लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन से लिंक किया गया है, ऐसा मेटा एनालिसिस ने शो किया है। ठीक है, द पॉजिटिव द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जितना पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होगा द हायर द परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, बिकॉज उनको बहुत पॉजिटिविटी है, वो बता रहे हैं कि मेरा कल्चर अच्छा है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सेटिस्फाइड है, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, बिकॉज दे आर वेल ट्रीटेड देयर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल, वो भी अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज प्रोडक्टिविटी आएगी तो रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे ना, कंपनी प्रॉफिट करेगी। क्लाइमेट्स ऑल्सो इंटरैक्ट विद एन वन अनदर टू प्रोड्यूस बिहेवियर्स, क्लाइमेट ऑल्सो इंटरैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, बहुत तरह की क्लाइमेट भी एक दूसरे से रिएक्ट करके एक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, इफ क्लाइमेट फॉर वर्कर empowerment may also produce a climate for personal accountability। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा यहाँ की जो कंपनी है वो बहुत वर्क एम्पावर करती है लोगों को, ठीक है, तो वो उससे पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी तो बढ़ाएगी, है ना, क्योंकि अब आप एम्पावर कर रहे हो तो आप जो आपकी सिचुएशन आप उसको खुद ही हैंडल करोगे, तो आप उस पर चार्ज लोगे कि नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो उससे प्रोड्यूस होता है एक डिफरेंट बिहेवियर। क्लाइमेट ऑल्सो प्रोड्यूस द हैबिट पीपल अडॉप्ट। एग्जाम्पल, क्लाइमेट से कुछ नई हैबिट भी बन जाती है लोगों के अंदर। इफ देयर इज अ क्लाइमेट फॉर aversion and wear safety equipments, okay, so
अगर क्लाइमेट ऐसा है कि सेफ्टी होनी चाहिए तो एवरीवन वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट, सब लोग वही करेंगे, तो उससे एक नई हैबिट डेवलप हो जाएगी उनके अंदर। अब जब भी वो जाएंगे सबसे पहले अपने जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको वेयर करेंगे, राइट। अब नाउ डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कुछ डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी होते हैं कल्चर के, जैसे कि अब यहाँ पे आ जाओ, ये हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैरियर्स टू मर्जर्स, बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, बैरियर्स टू चेंज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और व्हाट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन? इट इज द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स when leaving its members and founders and becoming immortal. It is valued for itself and rather than the goods and services it produce. अब इसमें क्या है देखो, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है ना उसका बेसिकली नाम चल रहा है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि अब उसको कौन मेंबर्स उसको रन कर रहे हैं, उसका फाउंडर कौन था, ठीक है। कंपनी जो है इमॉर्टल हो चुकी है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता, अब उसका अपनी एक लाइफ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, ठीक है, उसकी अपनी खुद की लाइफ है, डजेंट मैटर। सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। इनिशियली मतलब जब हम बच्चे होते थे हमें क्या ही पता था कौन फाउंडर्स है कौन मेंबर्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इमॉर्टल हो चुकी है, नाम चल रहा है उसका, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांड है जिनका नाम चलता है, बस ये है तो मतलब है। हल्दीराम है, सपोज नाम है, हल्दीराम का एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। इट इज़ वैल्यूज फॉर इट सेल्फ रेदर देन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मतलब अब ऐसा हो चुका है, मतलब ये एग्जाम्पल, अब इसमें मैकडी और हल्दीराम को हटा दो, एक एग्जाम्पल, अब ऐसी कोई कंपनी जिसका नाम बहुत चल रहा है, ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता उसकी गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेकार भी हो गए लेकिन अब तक उसका नाम ही चले जा रहा है। ऐसी कोई कंपनी अगर आपको पता है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। सो ऐसी कोई कंपनी जो मतलब बिल्कुल भी वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं, वर्ड्स प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, बस उनका नाम अभी तक क्योंकि चल चुकी है वो एक बार, तो चले जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता अब उसके मेंबर्स कौन है, फाउंडर्स कौन है, ठीक है। नाउ बैरियर्स टू चेंज, अब इसमें क्या है, कल्चर बिकम्स अ लाइबिलिटी। अब यहाँ पे कल्चर जो है लाइबिलिटी बन चुका है, जब शेयर्ड वैल्यूज जो होती हैं वो नहीं जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस से। मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, है ना, उनका कल्चर है कि सपोज वो वर्क करेंगे ओनली टिल वर्किंग आवर्स में 11 से 4, सपोज, वैसे ऐसा होता नहीं है, 11 से 4 मान लो, ठीक है। ये जो है लोगों का वो है, क्या कहते हैं, उनकी उनका कल्चर है। बट अब जो आपकी कंपनी है ना, उसने खोल ली है कोई अपनी और भी इंटरनेशनल ब्रांचेस या फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, अब इन लोगों को लेट नाइट भी वर्क करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस एंड एवरीथिंग। तो अब उससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब मतलब उन लोगों से दोपहर में काम नहीं करा रहे, उनकी शिफ्ट अब नाइट में हो चुकी है, तो उनका जो कल्चर है वो कई बार लाइबिलिटी भी बन जाता है। तो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे अडेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है गाइस, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त आता है इस चीज़ को समझाने के लिए वो मैं दे देती हूँ। उसको रियल लाइफ से वो ना लिंक इतना ना करें, और कमेंट सेक्शन में आके ना बोले कि आप ये क्या उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स दे रहे हो, ठीक है। as the environment changes rapidly sometimes the values don't match, ठीक है। तो अब क्योंकि environment बार बार चेंज हो रहा है, तो अब values हर वक्त तो आपकी मैच नहीं करती रहेंगी ना विद द environment, तो वही है। अब बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी ना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी भी होती है, तो अब यहाँ पे वही बात कर रखी है कि जो न्यू कस्टमर्स होते हैं आर बीइंग हायर्ड। अब इसके अंदर ये है कि जो न्यू कमर्स होते हैं, है ना, उनको हम हायर करते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेजोरिटी। अभी तक एक मेजोरिटी थी, वो 400 लोग वाला अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक चीज़ को लेके मेजोरिटी चल रही थी। अब न्यू लोग भी तो आएंगे ना कंपनी में, न्यू कमर्स को भी आप हायर करोगे। अब उनकी जो वो डिफरेंट हो गई, उनकी एज, क्योंकि अभी तक जो लोग काम करते आ रहे हैं पुराने हो चुके हैं, अब उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, अब एकदम भी जनरेशनल गैप भी बीच में आ सकता है, जेंडर, ठीक है। सेक्स क्रिएट्स paradox, management wants to demonstrate and respect the difference of the people, but newcomers who want to fit in must accept and follow the core majority values। तो अब मैनेजमेंट के ऊपर भी है कि भाई वो सबको एक तरह से इंक्लूसिविटी जो है वो फील करवाए, ठीक है। वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जो डिफरेंट पीपल हैं, और जो न्यू कमर्स हैं वो चाहते हैं कि वो फिट इन कर जाए यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लें और फॉलो कर लें
जो भी कोर मेजोरिटी वैल्यूज हैं, तो उससे क्या है, डाइवर्सिटी मतलब यस पीपल वाली चीज आ गई है, जो अभी तक चल रहा है उसी पे चलते रहो, ठीक है। न्यू आइडियाज, न्यू, क्योंकि अगर यूथ आ रही है तो आपके पास इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी भी तो आ रही है ना, बट ऐसा नहीं भी हो पाता कई बार, डाइवर्सिटी को लेके लोग इतने एक्सेप्टेबल नहीं होते, दे हैव टू फॉलो जो अभी तक होता आ रहा है, जो न्यू कमर्स होते हैं। नाउ बैरियर्स टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अब मर्जर्स जो होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेती है, उसके से रिलेटेड बैरियर्स भी होते हैं। अर्लियर फाइनेंशियल एडवांटेज वॉज द केस, बट नाउ मतलब फाइनेंस अगर दूसरी वाली खरीद सकती है अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो, या लेकिन अब कल्चर कंपैटिबिलिटी इज द फैक्टर, कि कल्चर भी तो कंपैटिबल होना चाहिए। सी थिंग्स आर इक्वल बट वेदर एक्विजिशन सीम्स टू वर्क, मतलब हमने कर लिया, अभी तुम्हें लग रहा है कि पैसे चलो सिमिलर सिमिलर है, हम मर्ज कर लेते हैं, बट क्या जो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है, कोई कोई होगी एकदम वर्क ओरिएंटेड, एक होगी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मतलब टास्क ओरिएंटेड होती है कुछ, कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड, क्या वो, क्या फिर अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, होंगे या नहीं, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ वही है कि वेदर वो विल डिपेंड ऑन द वेदर द कल्चर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन मैच अप, वो मैच करेगा या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। नाउ क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर, कि कैसे क्रिएट करते हैं, सस्टेन करते हैं। कल्चर क्रिएशन कैन अकर इन 3 ways, 3 तरीकों से इट कैन हैपन। पहला, फाउंडर्स हायर एंड कीप ओनली दोज मेंबर हु हैव सेम बिलीव्स एज देम। अब जो फाउंडर है वो सपोज उसका है कि वो भाई बहुत ज़्यादा ना टास्क ओरिएंटेड है, तो वो लोग भी ऐसे हायर करेगा जो टास्क ओरिएंटेड हो, उसके ऐसे बिलीव जैसे। फाउंडर सोशलाइज देम विद देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज, या फिर जब उनको हायर कर लिया उनको बता दो भाई मेरा ये बिलीफ है, मेरी जो कंपनी है वो इस तरीके से वर्क करने वाली है, ठीक है, सोशलाइज कर दो उनको, बता दो भाई ये है, ऐसे ऐसे करने वाले हैं, अब आप देखो। फाउंडर्स ओन बिलीव्स एनकरेज द एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई विद देम, तो अब जो फाउंडर है उनके जो खुद के बिलीफ है वो एनकरेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि भाई हाँ अगर इन्होंने ऐसा किया है तो उससे को देखिए ना, एक तरह से रोल मॉडल वाला यहाँ पे चीज़ आती है कि हमें भी इतना कुछ करना है ज़िंदगी में, आइडेंटिफाई विद देम एंड इंटरनलाइज देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड अजम्पशन, क्योंकि बिकॉज उनको उनके जैसे बनना है तो वो उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं अपने अंदर, उनके बिलीव्स एंड उनकी वैल्यूज को, ठीक है। नाउ 3 ways या फोर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सस्टेनिंग कल्चर, अब 3 चीज़ें है ना, ऐसी कोई 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनकी वजह से कल्चर सस्टेन हो रहा है। पहली बात सिलेक्शन, आप सिलेक्ट ही उनको कर रहे हो जो जिनके बिलीफ आपके जैसे होते हैं। मैनेजमेंट अच्छा है, सोशलाइजेशन जो अभी हमने ऊपर बात की वही बात है। सिलेक्शन में द गोल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई कर रहे हो, हायर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को विथ नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है ना, कि वो जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सके सक्सेसफुली। एंड द जो मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई कर रही है कि एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ हैं वो कंपैटिबल है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ या फिर नहीं। फिर आती है टॉप मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है, द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी थ्रू देयर वर्ड्स एंड एक्शन, तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना कंपनी के, वो अपने वर्ड्स एंड एक्शन से बिल्ड करते हैं नॉर्म्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मतलब अपने मतलब लोग जो एग्जीक्यूटिव हैं वो बताते हैं लोगों को अपने वर्ड से, मतलब बोल के भी बताते हैं और ऐसे उसके टुवर्ड्स काम भी करते हैं, तो लोगों को एक्शंस भी दिखते हैं, जिस वजह से नॉर्म सेट हो जाते हैं कि दिस इज हाउ वी हैव टू बिहेव और एक्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सच एज वेदर द रिस्क टेकिंग इज डिजायरेबल, है ना, जो उनके सीनियर्स हैं अगर वो रिस्क टेकर्स हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ इट इज़ डिजायरेबल, अगर नहीं है तो नो। फ्रीडम मैनेजर्स गिव्स टू एम्प्लॉयज, कितनी दे रहे हैं नहीं, एंड व्हाट एक्शंस लीड टू पे रेजेस, कि किस वजह से हमारी जो है ना जो हमें इंसेंटिव्स मिल सकते हैं या प्रमोशंस हो सकते हैं। नाउ सोशलाइजेशन इज द थर्ड फोर्स, इसमें क्या है, ओनली सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट इज नॉट इनफ, एम्प्लॉयज ऑल्सो नीड हेल्प टू अडेप्ट द प्रिवेलिंग कल्चर, उनको हेल्प भी चाहिए होती है ना कि वो भाई प्रिवेल करें, आगे तक वही चलता रहे, दैट इज सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का एक मॉडल है, दैट इज प्री अराइवल स्टेज, आने से पहले, एनकाउंटर स्टेज जब उसको पता चला ये है कल्चर, फिर है मेटामॉर्फोसिस स्टेज, उसके अंदर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट। अब ये क्या होती है, इनको एक एक देख करके पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है प्री अराइवल स्टेज। अब प्री अराइवल स्टेज में क्या रिकॉग्नाइजेस दैट ईच इंडिविजुअल विल अराइव विद देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज, हर एक इंसान अपनी खुद की वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर लेकर आएगा, ठीक है, अबाउट द वर्क और एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
एंड ऐसा भी होता है कि कई बार आप, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग ले रहे हो, तो किसी पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में अलग कल्चर था, अब एक अलग कल्चर है, तो वो भी होता है. व्हाट पीपल नो बिफोर दे ज्वाइन, दैट इज प्री अराइवल. आने से पहले, प्री एंड अराइवल, ठीक है, अराइवल इज आना, प्री उससे पहले. तो व्हाट पीपल नो बिफोर दे ज्वाइन, हाउ प्रोएक्टिव देयर पर्सनैलिटी इज, ठीक है, कैसी उनकी प्रोएक्टिव है उनकी पर्सनैलिटी, इज डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ हाउ वेल दे एडजस्ट. ठीक है, अगर वो ऐसे अडेप्टेबल है तो ऑब्वियसली दे विल अडेप्ट वेरी फास्ट, दे विल एडजस्ट टू अ न्यू कल्चर. वन वे टू कैपिटलाइज. यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे ना जब उनको सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उससे पहले ही आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि वहाँ का कैसे कल्चर है. तो यहाँ पे क्या प्री हायर कैरेक्टरिस्टिक्स के वक्त ही आपने सोशलाइजेशन करके उन्हें बता दिया. जिस प्री अराइवल स्टेज, इसको ओवरकम करने के लिए कि लोग पहले से क्या सीख कर आए हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कल्चर है. नाउ इनकाउंटर स्टेज, तो पहले आई प्री अराइवल, एनकाउंटर है मेटामॉर्फोसिस स्टेज. तो एनकाउंटर में क्या है, द इंडिविजुअल एंटर्स द एनकाउंटर स्टेज व्हेन एम्प्लॉइज कन्फ्रंट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब, को वर्कर ऑर्गेनाइजेशन विच डिफर फ्रॉम रियलिटी. उनको कुछ और लग रहा था एंड यहाँ पे आए तो कुछ और है, तो यहाँ इनकाउंटर हो गया. इफ दैट वाज फेयरली एक्यूरेट देन एम्प्लॉयज का जो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे अगेन वही हुआ. तो जो एम्प्लॉयज है ना, उनके कुछ अर्लियर परसेप्शंस होते हैं. सो एम्प्लॉयज सीमेंट्स अर्लियर परसेप्शन, इफ नॉट देन द एम्प्लॉय बिकम डिल्यूजनल. यहाँ पे क्या होता है देखो, अब उसको सी, एक चेन हो रही है. यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने, एक इंसान है वो आया, उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेरे से ये जॉब में, किसके द्वारा, जो कोवर्कर है, ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको कुछ और लगता था जो डिफर कर रहा है रियलिटी से. ठीक है, मतलब पहले में भी कुछ और बताओ, ऐसे भी कुछ कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ और परसीव किया हो. इफ दैट वाज फेयरली एक्यूरेट, अगर वो एक्यूरेट है तो एम्प्लॉय जो है वो अर्लियर परसेप्शन पे चलेगा. इफ नॉट देन एम्प्लॉय बिकम वो उसको एक तरह से ना बहुत वो हो जाएगा कि यू हैव टू रिजाइन काइंड ऑफ खुद से ही, क्योंकि उसको रिजाइन करना पड़ेगा बिकॉज कंपैटिबिलिटी नहीं है. सो टू रिड्यूस दिस, प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन शुड बी डन. इसको कम करने के लिए प्रॉपर होना चाहिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एंड प्रॉपर फ्रेंडशिप होनी चाहिए. फ्रेंडशिप टाइज शुड बी एनकरेज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉपर फ्रेंडशिप टाइज होने चाहिए. अब थर्ड आ जाती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज. अब इसमें क्या है, जब एनकाउंटर हो गया, एन इंडिविजुअल आइदर लीव्स और गोज थ्रू द मेटामॉर्फोसिस स्टेज. अब यहाँ पे क्या है, अगर या तो वो छोड़ ही देगा, रिजाइन ही कर देगा बिकॉज कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर वो आगे की स्टेज पे बढ़ जाएगा, दैट इज मेटामॉर्फोसिस. अब यहाँ पे क्या है, देयर आर टू बंडल ऑफ सोशलाइजेशन. दो तरीके से हो सकते हैं. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल, फॉर्मल है, कलेक्टिव है, फिक्स्ड है, देन देयर आर प्रिडिक्टेबल वेज टू बिहेविंग, कि मतलब कैसे करना है. ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट में जैसे होता है कि भाई ये काम है, ऐसे ऐसे है, वो समझ आता है. एकदम सोच, यहाँ पे एकदम फिक्स्ड है, फॉर्मल है, कलेक्टिव है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल, अगर ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल है, रैंडम है, वेरिएबल है, तो देन रिसर्च इज क्रिएटिव इनोवेशन वेज, कि मतलब अब आप उनको कैसे कर रहे हो. जैसे यहाँ पे तो ट्रेनिंग दे सकते हो आप उनको, या वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर, वो कर रहे हैं. यहाँ पे उनको बिल्कुल रिसर्च, कि आप एडवर्टाइज करो, फिल्म मेकिंग, उससे क्या होगा, वो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे. तो क्रिएटिव वेज से उनको सोशलाइज किया जा सकता है. और यहाँ पे क्या होता है, एकदम प्रिडिक्टेबल वेज, कि मतलब जैसे सब कर रहे हैं ऐसे करते रहो. हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे बनता है. फिलोसफी जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स की है, उसके वहाँ से शुरू होता है. उसके बाद क्योंकि हायरिंग की वो वैसी कर रहे होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसा होता है, टॉप मैनेजमेंट से सोशलाइजेशन होता है, उस सब से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट इज ओसी, डेवलप्स. नाउ हाउ एम्प्लॉयज लर्न ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. अब एम्प्लॉयज कैसे लर्न कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को. स्टोरीज, रिचुअल, मटेरियल, सिंबल्स, लैंग्वेज. द लैंग्वेज टू हेल्प मेंबर आइडेंटिफाई विद कल्चर. ठीक है, जो मतलब यूज ऑफ जो लैंग्वेज होता है, यूज लैंग्वेज टू हेल्प मेंबर्स, मतलब आप बोल के उन्हें बता रहे हो कि ऐसा ऐसा कल्चर है. मटेरियल सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं. यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, साइज ऑफ ऑफिसेस, ये मटेरियल सिंबल होते हैं. उनसे पता चल जाता है कि यहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है. बहुत मतलब क्या कहते हैं,
बहुत फॉर्मल है, इनफॉर्मल है ना, वैसे। देन रिचुअल्स, रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी अगर बार बार हो रही है ना, तो उससे भी कल्चर डेवलप होता है। दैट रीइंफोर्स द की वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी पर्टिकुलर चीज़, आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो, उससे रिलेटेड कोई रिचुअल हर बार होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो उससे क्या है, आप रीइंफोर्स हो जाते हो उस चीज़ को लेकर, उसकी वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ठीक है, अब स्टोरीज, नरेटिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स, उसके बारे में लोग बताते हैं कि भाई ये फाउंडर का ऑब्जेक्टिव है। रैग्स टू रिचर्स सक्सेसेस, अब क्या होता है, कोई बहुत गरीब था, उसकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो लोग बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे था, तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, एंड वो आइडियलाइज करते हैं कि वी हैव टू वन डे वी हैव टू बिकम लाइक हिम या हर। ठीक है, वी हैव टू बी लाइक हिम और हर। ठीक है, रिएक्शंस टू पास्ट मिस्टेक्स, तो जो आपकी पुरानी गलतियां हुई हैं उस पर रिएक्ट कैसे किया गया है, उससे भी कल्चर डेवलप हो जाता है। कि कोई आता है बिल्कुल रेबेलियस कि नहीं भाई मैं तो ऐसे नहीं चलूंगा, और उससे पहले जो आया था उसने ऐसे रेबेल किया, उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ, उससे ऐसे पता चल गया कि भाई ये तो नहीं करना है। रीएलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, रीएलोकेट कर देते हैं उनको। ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग, कोपिंग भी होती है। नाउ वेज टू मेक एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी एथिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक प्रोफेशनल डायलेमा है, राइट। बी अ विजिबल रोल मॉडल, ठीक है, एक विजिबल रोल मॉडल बनने से बातों में ही नहीं, दिख भी रहा होना चाहिए, आपके एक्शंस में भी होना चाहिए। कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशन, फिर सेकंड इज टू कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशंस। आप बता दो कि भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। प्रोवाइड करना है आपको एथिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो जब हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे बिहेव मतलब बिहेव किया जाता है, ये ऐसी एथिकल वो कंसिडरेशन है। सपोज आप किसी मेंटल हेल्थ जो क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हर चीज़ देखी जाएगी कि आप नो रेपो फॉर्मेशन हो रही है अच्छे से, डीब्रीफिंग हो रही है कि नहीं, और इवन सबसे मेन जो चीज़ है कि क्लाइंट की जो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है, और भी बहुत सारे जो हमारे एथिकल कंसर्न्स होते हैं। तो आप उसकी ट्रेनिंग भी तो देते हो ना पहले कि भाई ऐसे ऐसे मेंटेन की जाती है, तो आप वो प्रोवाइड करो उनको अच्छे से, और प्रोवाइड करो उनको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है एवरीथिंग। उसके बाद विजिबली रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स, अगर वो अच्छा एक्ट कर रहे हो तो उनको रिवॉर्ड करो और पनिश करो अनएथिकल वंस को, तो उससे क्या है, वो उनका बिहेवियर जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, भैया विजिबल रोल मॉडल में वही है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना उसी को अच्छे से बता रखा है कि एम्प्लॉयज लुक अप टू टॉप मैनेजमेंट, उनको देखते हैं एज अ बेंचमार्क फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कम्युनिकेटिव जो एथिकल एक्सपेक्टेशन है कि इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो, द एथिकल जो आपकी एम्बिक्विटीज होती हैं, बाय आइडेंटिफाई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉयज टू फॉलो, आप उनको अच्छे से मिनिमाइज कर रहे हो। ओके, फिर ट्रेनिंग में यही है कि आप वर्कशॉप करो उनके साथ, वेबिनार सेमिनार, जिससे उन्हें पता चले कि कैसे कंडक्ट करना है। विजिबल रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिशमेंट, वही कि अप्रेज करो द मैनेजर्स फॉर फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। विजिबली रिवॉर्ड दोज हु एथिकली एक्ट्स एंड पनिश जो अनएथिकली कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट कैन इंक्लूड एथिकल ऑफिसर्स एंड एथिकल काउंसलर्स, जो देखें कि भाई आप एथिकली काम कर रहे हो या नहीं, तो उससे इवैल्यूएशन होगी। अब इसके अंदर नीचे आ जाओ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल भी हो सकती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, पर्पस की बात आ गई। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ओपन माइंडेडनेस एंड बेनेवलेंस, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट है, ओपन माइंडेडनेस है, सेंस ऑफ पर्पस है, बेनेवलेंस है। अब क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब आप कैसे पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर करोगे, थोड़ा सा और पेशेंस से, पूरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्रिएट, मतलब आप अच्छे से समझ के जाएंगे कि आप कुछ भूलेंगे नहीं एग्जाम में। इसी वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, एंड फिर आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिख कर आ सकते हैं, इवन इन योर ओन वर्ड्स, राइट। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्रिएट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे क्रिएट किया जाए, तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है ना, वो एम्फोसाइज करता है ऑन बिल्डिंग एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ्स, ठीक है, रिवॉर्ड मोर देन इट्स पनिशेस, रिवॉर्ड करे लोगों को, स्ट्रेंथ्स पे काम करे, एंड एम्फोसाइज करे इंडिविजुअल की वाइटैलिटी एंड ग्रोथ को।
बिल्डिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अगर हम देखें, ऑल्दो अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डज नॉट इग्नोर प्रॉब्लम्स, तो अगर कोई पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा वो इग्नोर नहीं करेगा प्रॉब्लम को. इट हेल्प एम्प्लॉयज टू कैपिटलाइज ऑन देयर स्ट्रेंथ, कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ हेमंत. अ फेमस ईओ सेड दैट if you want to excel in something you must know what you are good at. तो अगर आपको किसी चीज़ में एक्सेल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स. इसलिए कई बार जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछते हैं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं. एंड यू मस्ट नो व्हाट यू आर सो गुड एट. आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, यू आर, और किस चीज़ में आप नहीं हो, यू आर नॉट गुड एट. किस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, किस में हो. ठीक है. Hammond focused on discovering the employees' strengths and turning the companies around. तो उनके strengths के उसी जो उनकी strength है उसी के हिसाब से अपनी कंपनी को फॉर्म कर लिया और वहाँ का कल्चर फॉर्म कर लिया. राइट. सेकेंड होता है रिवॉर्डिंग मोर देन पनिशिंग. वही उनको रीइंफोर्स करो यार, पनिश ज़्यादा नहीं करो, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा रिवॉर्ड करो. उस रिवॉर्ड के चक्कर में वो ज़्यादा एक्ट करेंगे. पनिश करने से वो थोड़ा नेगेटिव इमोशन भी एसोसिएट हो जाते हैं उसके साथ. ऑल्दो द ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली फोकसेस ऑन द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सच एज पे एंड प्रमोशन, they often forget the value of the smaller rewards such as praise. A part of positive organization behavior is catching employees doing something right. Many managers do not give praise because they think that employee will cost or they don't value the praise. ठीक है, वो प्रेज की वैल्यू नहीं करेंगे. ठीक है, ये अब बस ये थोड़ा सा और बचा. नाउ employees do not ask for praise. Managers often don't realize the cost of failing to give praise. कि अगर वो प्रेज नहीं करेंगे तो उससे उनको कितना नुकसान हो सकता है वो उनको पता नहीं होता है जो मैनेजर्स होते हैं. थर्ड जो है जब जिससे हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, दैट इज इंडिविजुअल वाइटैलिटी एंड ग्रोथ. नो ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज इफ दे सी देमसेल्फ एज मोर mere cogs in the मैकेनिज्म. अब इसमें क्या है कि जब जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो उनको वो अपने आप को ऐसे देखेंगे कि भाई हम तो इस मशीन का सिर्फ एक पार्ट हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है, और वो उस वक्त थोड़े डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ फील करेंगे. एंड कंपनी उनसे जो उनकी बेस्ट स्किल्स हैं या जो उनका एबिलिटी है, जो उनका पोटेंशियल है, वो उनसे नहीं यूज़ कर पाएंगे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. राइट. अ पॉजिटिव organization culture not only supports what employees provide to the organization, तो ये सिर्फ उसी को सपोर्ट नहीं करता है एम्प्लॉयज़ को, बट ऑल्सो हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती है टू एम्प्लॉयज़. मतलब दोनों तरह से देखा जाता है, एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव भी एंड एम्प्लॉयर्स का भी. एंड इफेक्टिव किस वे में, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी. तो प्रोफेशनली आप कैसे एम्प्लॉयज़ और ये क्या कहते हैं कैसे इफेक्टिव है, और पर्सनली भी, क्योंकि उनकी खुद की भी तो ग्रोथ हो ही रही है ना. अगर उनको उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो रही है, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, प्रेज हो रहा है, तो पर्सनली भी उनको इफेक्ट कर रहा है, और प्रोफेशनली भी दे आर एक्चुअली रीचिंग टूवर्ड्स देयर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज देयर प्रोफेशनल गोल्स. तो आई होप कि आपको मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जितना भी कंटेंट है विद हैंड रिटन नोट्स एक अच्छे से समझाया हो. And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and share this video with your friends who needs to know what is organization culture. And all the best for your exam. And if you still have any query, you can reach me out in the comment section. Tab tak ke liye bye and see you in the next lecture.